गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आए। देखिए, आजकल मैंने आपसे कहा है कि 2-3 दिन आपके लाइव सेशंस नहीं चलेंगे, तो रिकॉर्डेड सेशंस है और ये रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं आपके फॉर अ टाइम बीइंग चला, मतलब लेटेस्ट हैं। जो आप जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं वैसे वैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी जो है आप इन रिकॉर्डेड सेशंस जो लेटेस्ट हैं, तो प्लीज इनको देखिए। और आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में कर रहे हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसके बारे में कि क्या डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सा इसका टायर सिस्टम है आपका, एंड देन उसके बाद हम इसके करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम इतना करेंगे, फिर हम इसकी सीक्वल्स करेंगे यानी इसकी लैंग्वेजेस करेंगे, एंड देन इसके बाद इसके मॉडल्स करेंगे, क्योंकि मॉडल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मैं एक पेपर देखा है उसमें डेटाबेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेटाबेस। तो पहली चीज, डेटाबेस को समझने से पहले हमें 3-4 टर्म समझनी है। तो पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था क्या। देखिए, पहले से ही डेटाबेस मैनेजमेंट, लेकिन वो ऑफलाइन था। उस डेटाबेस मैनेजमेंट को हम बोलते थे फाइल सिस्टम, उसको हम बोलते थे फाइल सिस्टम। ठीक है, पहले जो हमारा डेटा को मैनेज किया जाता था वो किस में किया जाता था, फाइल्स में। तो अगर सपोज करो हमें अपने पेरेंट्स का कोई डेटा लेना है, तो उनका डेटा हमें इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका पुराना डेटा, और पुराने टाइम पे हमारे डेटा को कौन मैनेज करता था, फाइल्स। तो कहाँ पे रखी जाती थी फाइल, स्टोर में रखी जाती थी। उसके लिए हमें किसी पर्सन को, कहते हैं ना, रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि सर हमें इसका जो है डेटा चाहिए, तो प्लीज हेल्प आउट दिस। तो वो हमें कहाँ भेज देते थे, स्टोर्स में। क्यों? क्योंकि फाइल्स में जितना भी डेटा होता था, फाइल्स, और फाइल्स बहुत भरमार में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर डिटेल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम दैट सिस्टम। क्यों? क्योंकि इतनी सारी फाइल्स में हमें कौन से पता कि हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर की फाइल ये वाली है और यहीं पे पड़ी है, या इस कॉलम में पड़ी है, या इस जगह पे सेव्ड है, नहीं। तो इट मीन्स इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और सिक्योर्ड भी नहीं था। क्यों? हम ढूंढने जा रहे हैं, क्या पता हमें वो डेटा मिले या नहीं। कहाँ गया भाई डेटा? स्टोर खा गया? नहीं, स्टोर में होते हैं गेस्ट्स हमारे। स्टोर के जो किंग्स होते हैं, दे आर कॉल्ड रोडेंट्स। तो कौन होते हैं वहां पे? रोडेंट्स। और वो क्या करते हैं? रैट्स। तो वो क्या करते हैं, इन सारी फाइल्स उनके लिए जो है एक बहुत अच्छा सेविंग पॉइंट होता है। तो वो क्या करते हैं, हमारे डेटा को खाना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि जिस फाइल को हमने ढूंढना है, वो तो रैट महाराज जी ने जो है, या जिसको बोल सकते हैं रोडेंट डे, बहुत अच्छे से मैनेज किए, इतने अच्छे से मैनेज किए कि हमें उसको टीयर्स भी नहीं मिल रहे। तो या वो मिलेगी तो टीयर्स फॉर्म में, कि जिसमें हम एक अक्षर भी ना ढूंढ पाए। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेट और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द फाइल सिस्टम। सो व्हाट हैपन, इस चीज को ओवरकम करने के लिए, ये ऑफलाइन का ही रहा था। अब इस चीज को ओवरकम कि भाई पुराना डेटा भी हमें सेव करना है, तो आज क्या जमाना आ गया, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो है, आज हमारा ऑनलाइन ईरा इज कॉल्ड एज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा क्या है? तो सबसे पहली चीज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें क्या चीज पढ़नी है? सबसे पहली चीज, आज जो हमारा डेटा आया है वो आया था 1973 में, चार्ल्स डब्ल्यू बैचमैन की तरह। किसने दिया था? चार्ल्स डब्ल्यू बैचमैन ने। ठीक है, और ये कौन सा था? इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये था इंटीग्रेटेड डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? इट्स कॉल्ड एज द कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा को कलेक्ट करना। तो पहली चीज, डेटा क्या होता है? तो सबसे पहली चीज, आज का जो सिस्टम है, इसलिए फाइल सिस्टम कैंसिल, और अब क्या आ गया है आपका? डेटा बेस। तो सबसे पहली चीज, डेटा बेस की सबसे छोटी यूनिट है डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा इज फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स? जो रियल हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, उन छोटे छोटे फैक्ट्स को इकट्ठा करना इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में छोटे छोटे फैक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे सपोज करो मेरा नाम, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, तो मेरे छोटे छोटे फैक्ट्स क्या होंगे? मेरी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, दिन में कहाँ रहती हूँ, ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स
इकट्ठे करके आप एक पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो, भाई ये है कौन, कहाँ से आई है, क्या है। तो ये सारी चीजें, छोटे छोटे फैक्ट्स निकालोगे और उससे आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। कई बार क्या होता है, खुद डायरेक्टली नहीं पूछ के इनडायरेक्टली फैक्ट्स को इकट्ठा करना और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन बन जाना, तो दैट इज योर डेटा। तो डेटा क्या होता है, और ये क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज, क्योंकि अभी तक आपने इसको अनऑर्गेनाइज किया है, मतलब ये प्रॉपरली नहीं है। आपको प्रॉपर, आप इधर से फैक्ट इकट्ठा कर रहे हो, उधर से, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे से इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज्ड वे से रखना फैक्ट्स को, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इट्स कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। की ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स को, जितने भी फैक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज रखना इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। तो व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पहली चीज, डेटा क्या है, फैक्ट्स, रियल वर्ड्स के फैक्ट्स। डेटा कलेक्शन क्या, इंफॉर्मेशन क्या होगी, छोटे छोटे डेटा को इकट्ठा करके आपके पास क्या आ गई, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके पास क्या बन गया, डेटाबेस। तो अब देखते हैं, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। किसी का भी डेटाबेस निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेटा, डेटा किसका, मेरा डेटा। अगर मेरा डेटाबेस निकालना है या मेरी पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे, अब जैसे आप, हो सकता है कि मैम क्लासेस नहीं ले रही, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप फैक्ट्स को, मैं आपको क्लियर फैक्ट्स बता रही हूँ कि ये चीज चल रही है, तो जिससे मैं क्लास नहीं ले, तो उन फैक्ट्स को इकट्ठा करके आपने इंफॉर्मेशन बनाई, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्टोर होगी कि अभी जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड चल रही है। तो इज दैट क्लियर। अब आता है कि व्हाट इज डेटाबेस, दैट इज, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। नाउ व्हाट इज डेटा, ठीक है, और डेटाबेस कलेक्टेड रिलेट क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड एज डेटा। ठीक है, फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करो, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा। और इस फैक्ट्स एंड फिगर्स की इंफॉर्मेशन हम क्या बोलते हैं, इसको इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटाज और फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या है, डेटाज, फैक्ट्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी इंफॉर्मेशन। एंड प्रोसेस टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, जब हमने डेटाज को इकट्ठा किया, फैक्ट्स को इकट्ठा किया, तो इस फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करके, इसको मैनेज करके क्या बनता है आपका, इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, अब इन इंफॉर्मेशंस को आपने कहीं रिकॉर्ड कर लिया, उसको हम क्या बोल देंगे, डेटाबेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस बाद में आया, सबसे पहले क्या आया आपका, डेटा। डेटा इज फैक्ट्स को इकट्ठा करो भाई पहले, उसके बारे में, जैसे यूक्रेन एंड रशिया है, आज का लेटेस्ट एंड हॉटेस्ट टॉपिक क्या है, यूक्रेन एंड रशिया, ये जो चल रहा है आपका नेटो, यही चल रहा है ना। तो ये सारे फैक्ट्स चल रहे हैं, आप पहले नेटो के फैक्ट्स ढूंढोगे कि क्या है भाई ये नेटो क्या होता है, इसकी कब आई थी, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, तो छोटे छोटे फैक्ट्स, नेटो अब क्या कर रहा है, कितने मेंबर्स है, वो उसकी रियल फैक्ट्स इकट्ठा हो गए। और उसके बाद जब आपने सारे फैक्ट्स को इकट्ठा कर लिया, तो एक डिटेल्ड हिस्ट्री या डिटेल फैक्ट्स आपने जब इकट्ठे कर लिए, दैट इज योर इंफॉर्मेशन। अब जब आपने वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, तो वो आपका क्या बन गया, डेटाबेस। अब जैसे जैसे उसमें चेंजेस होती जाएंगे, आप फटाफट उसमें हल्की सी चेंज करके आपका डेटा तैयार हो गया, तो वो आपका आ गया डेटाबेस। जैसे यूक्रेन एंड रशिया, अभी लेटेस्टली जो कल न्यूज थी वो उसमें ये था कि इतने सारे बच्चों को इवैक्यूएट करवा लिया गया है, और अब मेजर टू मेजर, माइनर टू माइनर 250 जो स्टूडेंट्स है वो बचे, बाकी 250 को ला दिया। किस रास्ते लाया जा रहा है, रोमानिया, पोलैंड। फिर लेटर ये भी न्यूज थी कि रशिया ने कहा है कि भाई जो इंडिया को कोई भी, हाँ इंडिया को इजीली इवैक्यूएट करवाया जाएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ चल रही है। तो अब जो सिनारियो चल रहा है, पेरेंट्स को क्या हो रहा है, पेरेंट्स सबसे ज्यादा तकलीफ में है कि उनके बच्चे कैसे हैं, भूखे हैं किस तरह से। कई बार आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया में यूक्रेन से बच्चे जो हैं अपने आप को लाइव कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्ट्स है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट हर एक बच्चा अपनी वीडियो बना रहा है। अब कल मैंने एक न्यूज फैक्ट देखा था कि एक बच्चा है जम्मू एंड कश्मीर का, ही वांट्स तभी आएगा यूक्रेन से वापस जब उसका डॉग आएगा। तो दीज आर द फैक्ट्स जो रियल फैक्ट्स को इंक्लूड करता है। इन फैक्ट्स के बेसिस पे आप धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो कि यूक्रेन में एक्चुअल सिचुएशन क्या है, और आपको असली सिचुएशन कौन बताएगा, जो वहां का रियल इंसान है जिसने ये सिचुएशंस फेस की,
वही आपको रियल आइडेंटिटी बताएगा। तो आई जस्ट वांट कि ये आपके रियल, आपने जब हर एक बच्चा जो भी आता है यार वहाँ पे क्या था, तो आपने फैक्ट्स इकट्ठा किया, आपको उस फैक्ट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अच्छा यहाँ वहाँ पे ये था, तो आपने उसके डेटा को इकट्ठा कर लिया और वहाँ कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया। हमारा स्टोरेज कहाँ है? हमारा माइंड। तो दिस इज योर डेटाबेस। अब आता है इस पूरे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर। इसको सिस्टम को मतलब पूरे डेटा को एक जगह स्टोर कर लो, उसको संभाल के रखना, उसको बाद में मैनिपुलेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, सो दैट दे कैन इजिली स्टोर द डेटा को स्टोर करो, इजिली एक्सेस करो, मैनेज करो। दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन क्या होती है? इट बिकम्स इजियर टू रिट्रीव, मैनिपुलेट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा को मैनेज करना, प्रोड्यूस करना एज वेल एज मैनिपुलेट करना इज कॉल्ड एज आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट का, मैं आपसे ले लेती हूँ, आप कोई भी मेरी क्लास में स्टूडेंट है, मैं नाम लेती हूँ, जैसे हो सकता है इस टाइम पे जो वीडियोस देख रहे हैं रिकॉर्डेड है, तो अभी तो मैं नाम ही ले सकती हूँ, अगर होगा तो वो जान सकता है। जैसे हिमाचल वर्ल्डपीडिया है, कैप्टन स्पार्टन, रिंकू भाटिया, अविनाश गंभीर, पवन केंथा, महेश कुमार, देन उसके बाद सुमन सोनी है, नागो देवी है, पुष्पा सूर्यवंशी, अलका चौधरी, ये सारे कैंडिडेट्स हैं। ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर मुझे हर एक कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन, अब मेरी क्लास में ये लोग आते हैं तो इन लोगों के जो नाम है मैंने लिए हैं, तो मेरे पास इनके फैक्ट्स है, मतलब इनकी थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन, हाँ ये मेरी क्लास में पहले भी आता था, ये मेरी क्लास में है, अच्छा ये कौन है, कहाँ से है, पर थोड़े थोड़े फैक्ट्स तो पता है कि नहीं ये अब मेरे लिए यही फैक्ट है कि मेरी क्लास में ये बच्चे आते हैं। इन फैक्ट से ही मुझे रियल वर्ल्ड का पता चलता है कि नहीं ये बच्चे मेरे सपोर्टिव हैं, या मुझे इनको, हो सकता है आप बाकी चैनल्स पे भी जाते होंगे या बाकी जगह पे भी आप काम करते हो, देखिए तो उसमें आप ऑफलाइन भी पढ़ते हो, ऑनलाइन भी पढ़ते हो। ऑफलाइन भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप हर जगह से पढ़ रहे हो, बुक्स ले रहे हो। ऑनलाइन अगर किसी के पास भी जाते हो उनके लिए आप फेवरेट हो, ठीक है। किसी भी टीचर से पढ़ना, टीचर के लिए स्टूडेंट का आना इज द बेसिक फैक्ट। तो अगर स्टूडेंट किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता है तो उसके लिए वो, पहले आप मेरे किसी और प्लेटफॉर्म पे फेवरेट थे, अब मेरे प्लेटफॉर्म पे फेवरेट हो, तो मीन्स मेरे स्टूडेंट्स है ना, तो मुझे नाम याद है, तो वो धीरे धीरे फैक्ट्स मैंने इकट्ठा करके एक इन्फॉर्मेशन, मेरे लिए यही है कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो इट्स वेरी प्राउड टू से दैट कि यू आर माई स्टूडेंट्स। तो ये मेरे लिए डेटाबेस है जिसको मैंने स्टोर करके रखा है, कहाँ पे? अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं, इट्स अ माइंड। सो बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या होता है डेटाबेस। अब आता है डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले हमें डेटाबेस के बारे में 3 चीजें जाननी। डेटाबेस मैनेजमेंट, जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट है वो आज कौन सा हमारा डेटाबेस है, दैट इज कॉल्ड रिलेशंस। रिलेशंस पे जो आज हमारा डेटाबेस है वो किस पे डिपेंड करता है? रिलेशंस पे। रिलेशंस क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स। रिलेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है टेबल्स, और टेबल्स होते हैं रोज एंड कॉलम्स। तो सबसे पहली चीज है जो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है वो किसने दिया था? कॉर्ड ने दिया था, कॉर्ड, ठीक है। जो सबसे पहले आया था दैट इज 1973 में ये डेटाबेस आया था, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो चार्ल्स डब्ल्यू बैचमैन ने दिया था, डब्ल्यू बैचमैन ने दिया था, ठीक है, ये याद रखना। तो सबसे पहले जो डेटाबेस आया था वो आया था चार्ल्स बेचमैन 1973। अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ आज जो डेटाबेस मैनेजमेंट है वो किस पे है, आज का जो डेटाबेस है दैट इज कॉल्ड रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी रिलेशंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो आज का जो डेटाबेस है दैट इज रिलेशनल। आज जो डेटाबेस काम करता है वो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट का ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट का डिस्कवरर कौन है या फाउंडर कौन है? तो वो फाउंडर है आपके मिस्टर कोड, ये, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब सबसे पहली चीज हमने बोला रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज को आप बोलते हो रिकॉर्ड्स, रोज को टप्पल्स भी बोला जाता है भाई, ठीक है।
कॉलम्स को टेबल तो बोला ही जाता है, ठीक है, कॉलम्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं, राइट। और अगर देखा जाए कॉलम्स को एक और नाम दिया जाता है। अब एक चीज एंटिटी भी याद कर लीजिए, एंटिटी होता है ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी उसका एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट माइनर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके, दैट इज योर मतलब उसकी और डिटेल्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हो गए ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर, जैसे कि पेन है, दैट इज ऑब्जेक्ट, इसके एट्रीब्यूट्स, ये क्या काम करता है, इसकी क्या फंक्शन है, इसकी क्या पैशन है, दैट इज योर एट्रीब्यूट्स, राइट। तो ये चीज क्लियर होगी, ये चीज क्लियर है आपको कि टपल्स क्या होते हैं और फील्ड्स क्या होते हैं। तो टपल्स इज द रोज और कॉलम्स इज योर फील्ड। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर। अभी हम इसकी हायरार्की, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर टपल्स, टपल्स आर रोज, कॉलम्स क्या होते हैं, फील्ड्स होती हैं। कलेक्शन ऑफ रोज या कलेक्शन, देखिए कॉलम्स को हम फील्ड्स कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स जो है उसके बाद आपका ये हियरार्की में करवाऊंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब करते हैं फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ तक क्लियर है, तो हम नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। देखिए सबसे पहली चीज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहली चीज है व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला है आता है रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल ऑब्जेक्ट्स। यूक्रेन और रशिया हॉटेस्ट टॉपिक है, बार बार कह रही हूँ। तो यूक्रेन एंड रशिया आजकल हर न्यूज में, हर चैनल पे यही चीज है, यूक्रेन और रशिया ने ये किया, उस पर हमारे जो इंडिया वाले हैं वो ये कर रहे हैं, नेटो ये कर रहा है। तो दीज आर द रियल फैक्ट्स, और इन रियल फैक्ट्स को, रियल ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके हम क्या बना रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन। तो रियल डेटा जो होता है, हमारा डेटा, अगर मेरा डेटा आप ले रहे हो तो वो रियल ही होगा, उसमें फेक नहीं होगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है तो उसकी जगह मैं पैदा जिस दिन हुई हूँ वो नहीं डाल के कुछ और डाल रही हूँ, तो वो क्या है, वो फॉल्स है। तो डेटा जो होता है आपका, ऑनलाइन कोई भी काम हो रहा है तो वो आपका ऑनलाइन डेटा जो है चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आपको ओटीपीज भी भेजते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है कि आप ही हो वो इंसान। इवन आजकल तो गूगल भी करता है, आपने ईमेल आईडी डाली है, पासवर्ड डाला है, तो वो आपको पूछता है आर यू, इज यू और नॉट, अगर हो तो टैप द बटन ऑन योर फोन, क्योंकि आपने कनेक्टेड किया। तो ये सारी चीजें क्या है कि आप ही हो आपके लैपटॉप को चलाने वाले, तो वो क्या होगा, रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रियल वर्ल्ड से होगी। और रियल वर्ल्ड, अभी जैसे सपोज करो यूक्रेन ने हमला किया, तो यूक्रेन ने जब हमला किया तो वो रियल वर्ल्ड है भाई, यूक्रेन है जहाँ पे कीव जो है इस टाइम पे सबसे ज्यादा कहते हैं ना असैसिनेशंस और अटैक्स चल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, रियल है। और इससे रियल फैक्ट्स क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे फंसे हैं, कल भी आपने देखा होगा न्यूज में आया कि मिस्टर ज्योतिराव सिंधिया ने जो है आपकी न्यूज में, जितने लोग इंडिया आए हैं बच्चे, उनको कितनी तरह से वार्म वेलकम किया है, या सिविएशन से। तो कितने बच्चे आ रहे हैं, हर एक बच्चे से न्यूज चैनल पूछता है कि क्या हो रहा है वहाँ, हर कोई बच्चा वायरल कर रहा है कि हमें ये हो रहा है ये। तो वो रियल वर्ल्ड है। जब हम रियल वर्ल्ड से फैक्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। नाउ इट्स क्लियर। नाउ आता है रिलेशन बेस्ड टेबल्स। अब क्या है कि जैसे रिलेशंस बनाना टेबल्स में, आपने यूक्रेन के बच्चों को, मैं इसलिए आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप ये न्यूज़ सुने, आपको पता चले, जो नहीं सुन रहा है वो भी, और आप रियल फैक्ट, क्योंकि आपने एग्जाम्स देने तो आप रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। तो उस रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड का मतलब क्या है कि आपको पता है कितने बच्चे आए, हर एक बच्चा अपनी डिटेल्स दे रहा है, जो उस पर बीती है वो बता रहा है, वो अपनी सफरेंस बता रहा है। तो जो उसने सफरेंस की है या जो उसने उसके दिमाग में चल रहा है, जैसे कल एक न्यूज आई थी कि एक बच्चा बोल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का है, कि मैं तभी आऊंगा यूक्रेन से, मेरे साथ मेरे डॉग को भी लाने की परमिशन दी जाए। तो ये क्या रिलेशन की, वो लड़का कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का, उसके साथ उसके टेबल्स क्या बने भाई, वो चाहता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ उसके डॉग के डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच किया जाए, भाई डॉग को भी आने दिया जाए। वो इस तरह से ये, तो हर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के और फैक्ट्स को इकट्ठा करके उसके रिलेशंस भी, ये क्या है, ये जिद है या पैशन है, इसका क्या है, तो ये रिलेशंस है कि मतलब उस बच्चे से उसका कनेक्शन सारी जगह ढूंढा जाएगा। सेकेंड थिंग, उसके बाद जो बाकी फैक्ट्स हैं, जैसे डिफरेंट बच्चे वायरल कर रहे हैं,
हर जगह के बच्चे, दिल्ली के, हमीरपुर के, ऊना के, कई कई बच्चे, शिमला में इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। तो जब शिमला से बच्चे आ रहे हैं तो उनसे जो चैनल्स हैं जैसे फर्स्ट वर्डिक्ट है वो सुनता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या चीज़ है। तो आपको ये सारे हर एक बच्चे से जब उन्होंने फैक्ट्स को इकट्ठा किया, उन फैक्ट्स को इकट्ठा करने के बाद एक रिलेशन बनाया। रिलेशन क्या है कि रिलेशन टेबल्स, कि मतलब एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, क्या दिखाई जाती है, क्या चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन बेस्ड टेबल्स। तो रिलेशन बेस्ड टेबल डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या होगी कि जितना भी डेटा है उस एक पर्टिकुलर फैक्ट को डिफरेंट फैक्ट्स के साथ कनेक्टेड करना इज कॉल्ड रियल बेस्ड टेबल्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आइसोलेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन। आइसोलेट करना डेटा, जैसे सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब जैसे इससे इससे समझा रही हूँ क्योंकि ये चीज आपके लेटेस्ट में है, तो मैं भी लेटेस्ट डेटाबेस के बेसिस पे ही करवा दूँ। तो लेटेस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट में यूक्रेन एंड रशिया का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब जो भी डेटा यूक्रेन के जितने भी इंडियंस हमारे यूक्रेन में स्टैब्लिश्ड हैं फॉर द स्टडीज, तो हर एक बच्चा का डेटा जो है वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटीज में होगा। हर एक यूनिवर्सिटी में जिस जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं हर एक स्टूडेंट का इंडियन डेटा वहाँ पे होगा। ठीक है, अब उस डेटा को अगर स्टोर्ड है तो हर जगह का, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना डेटा, वो आइसोलेटेड डेटा है। उस पूरे डेटा को इंडियन एम्बेसी में कंपाइल करके दिया जा रहा है। तो जब वो आपका इंडिविजुअल डेटा है उस पूरे डेटा को आइसोलेट किया गया, मतलब हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना डेटा आइसोलेट है, भाई इस यूनिवर्सिटी से इन बच्चों को फाइंड आउट करो, इस मतलब इंडियंस को फाइंड आइसोलेट करेंगे, भाई हमारी यूनिवर्सिटी में 25 बच्चे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी बोलेगी मेरी यूनिवर्सिटी में 50 बच्चे हैं, तीसरी यूनिवर्सिटी बोलेगी मेरी यूनिवर्सिटी में 75 बच्चे हैं, यानी 75। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से ये डाटा आ रहा है 50, 75, 25। ये जो रेशियोज हैं ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की अलग है। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की अलग आ रही है तो ये आइसोलेट है, और उसको फिर अप्लाई कहाँ किया जा रहा है, सारों का गैदर किया गया कि टोटल बताया जा रहा है कि इतने बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं, जिसमें से इतनों को फिल्टर आउट कर लिया है, इतनों को यहाँ से निकाला। वो कहाँ पे जा रही है इन्फॉर्मेशन, एम्बेसीज में जा रही है। तो दैट इज अप्लाई कि अगर आपने डेटा को आइसोलेट किया, हमें क्या पता कहाँ पे कितने हैं। अगर मान लो आपने डेटा सेग्रीगेट नहीं किया, हमें क्या पता है यूक्रेन में जाकर इंडियन कितने स्टूडेंट्स फंसे। ये तो उन्होंने डेटा को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना बच्चा है उस जगह से आइसोलेट किया ना, अलग अलग रखा हुआ है, अलग अलग डेटा को सेव किया। तो इट इज वेरी इजी टू अप्लाई दिस डेटा फॉर अ फ्यूचर। आज वो जो डेटा डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इकट्ठा है उसको कंपाइल करना इजी है कि भाई इस यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे हैं, पहले इनको फिल्टर आउट करो, इस यूनिवर्सिटी में इतने। तो टोटल जब उन्होंने एग्रीगेट बना लिया उसके बाद वो अप्लाई करें कि इस यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी कितने इजीली एक्सेस हो सके, पहले उसको निकालो। फिर कौन से बच्चे पहले बाद में एक्सेस हो रहे हो उनको निकालो। तो ये क्या है कि आइसोलेशन ऑफ डेटा, अगर डेटा आइसोलेट है तो इट इज वेरी इजी टू मेंटेन दैट डेटा एंड वी कैन अप्लाई इट, अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, अगर सपोज करो आपकी पर्सनल डेट्स, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी वर्क एक्सपीरियंस है, तो उस पूरे डेटा को आप क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो ना। आप उस पूरे डेटा को, अब मुझे सिर्फ आपकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए तो मैं आपके डेटा में वर्क एक्सपीरियंस पे तो जाऊंगी नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे भी नहीं जाऊंगी। मुझे आइसोलेट है कि ये पर्सनल डिटेल्स है, सेग्रीगेट, और उसको मैंने अप्लाई कर लिया। मुझे आपके वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का लेने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट है सबसे अच्छी क्वालिटी कि वो रियल है। उसके बाद वो हर जो भी डेटा है जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट का रियल वर्ल्ड डेटा, वो सारा उसके इंटरकनेक्टेड है। कि मतलब इंटरकनेक्शन क्या है कि वो कौन है, उसकी सराउंडिंग्स कैसी है, उसकी सारी इंटायर सिचुएशंस क्या है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन बेस्ड टेबल्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोलेशन की, अगर डेटा आइसोलेटेड है वी कैन इजीली अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है, डुप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड द डेटाबेस। सबसे बेस्ट क्वालिटी, फाइल सिस्टम में हमें डुप्लीकेसी होती है, हमें डेटा नहीं मिल रहा, हम फिर से कागज भरने शुरू कर दे, अच्छा तुम दोबारा लिखवा दो जी, होता है ये ऑफिस में जाकर। अगर ऑनलाइन है फटाफट क्लिक किया, अच्छा इस बंदे का, फटाफट क्लिक किया, फाइल सेव है, सर्च मारा और पूरा डेटा निकल गया, इट्स वेरी इजी। बट in file system we can copy the files, but in redundancy
इसमें जो है आपका डेटा डुप्लीकेट है। अगर आपकी फाइल वो सेव्ड है तो दोबारा वो फाइल सेव नहीं करेगा, वो आपको एग्जिस्ट है कि ये फाइल मेरे पास सेव्ड है भाई, इसको कॉपी करने का फायदा नहीं है, तो डुप्लीकेसीज नहीं होंगी। तो सबसे पहली चीज, अगर एक पर्सन का डेटा अगर पहले से ही सेव है उसका डुप्लीकेट नहीं तैयार होगा, ठीक है, तो हमें इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंट। जो भी डेटा आप डालते हो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है प्योर। कंसिस्टेंसी क्या होती है? प्योर। और प्योर का मतलब होता है कि जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी नहीं जा रही है, पूरी जा रही है। आधी अधूरी नहीं कि आधा है, मतलब आधा डेटा इसमें है, आधा डाटा कहीं और है। तो कंसिस्टेंट मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पक्की होगी, प्योर होगी, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो दैट इज योर कंसिस्टेंसी। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज क्वेरी लैंग्वेज? क्वेरी लैंग्वेज जो होती है आपकी, क्वेरी क्या होता है? टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सी लैंग्वेज चलती है? ये चलती है आपकी क्वेरी लैंग्वेज। कौन सी क्वेरी लैंग्वेज? कई होती हैं आपकी। सीक्वल, सबसे ज्यादा सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आपके जो एग्जांपल्स है डेटाबेस मैनेजमेंट के, उसमें कई लैंग्वेज जैसे सीक्वल चलती है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसको किसने दिया है? रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चैम्बर। किसने दिया है? डोनाल्ड चैम्बर ने, ठीक है, डोनाल्ड चैम्बर ने। तो सबसे पहली चीज सीक्वल। सीक्वल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं ये हम करेंगे। जैसे DCL, सबसे पहले आती है डेटा डिफाइन लैंग्वेज। पहले डेटा को डिफाइन करो। डिफाइन किस फॉर्म में होगा? क्रिएट करो। क्रिएट करके उसको रीनेम, क्रिएट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो उसको, देन उसको रीनेम कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट करना, डेटा डिफाइन मीन्स कि आप डेटा को डिफाइन कर रहे हो। कैसे डिफाइन करोगे? पहले उसको क्रिएट करोगे, अगर क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद आप उसको क्या करोगे? ऑल्टर कर सकते हो, उसको दोबारा से रीनेम कर सकते हो, दैट इज डेटा डिफाइन। डेटा मैन्युपुलेट करना। मैन्युपुलेट करना मतलब अगर आपका एक बार डेटा आ गया तो मान लो किसी चीज की इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन को फिर से प्रोसेस करना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास डेटा कि भाई अब उसकी डेजिग्नेशन चेंज होगी, तो आप मैन्युपुलेट कर रहे हो। तो मैन्युपुलेट में क्या आएगा? अपडेट, ठीक है, उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो या फिर आप उसको डिलीट। तो ये सारी चीजें क्या आ रही है? डेटा मैन्युपुलेशन। ये सारी टर्म्स आती हैं, हम करेंगे इसको एक दिन। इसका सेशन जो है नेक्स्ट उसी से होगा। DCL दैट इज कंट्रोल करना। कंट्रोल क्या होता है? ग्रांट एंड रिवोक। यानी ग्रांट आपको कंट्रोल की, अगर किसी कंपनी में कोई इंसान आया तो वो उसी कंपनी को कंट्रोल करके रखेगा, और उसके बाद अगर वो इस कंपनी को छोड़ के जा रहा है तो वो सारी चीजें वहीं छोड़ के जाएगा, दूसरी कंपनी में अपनी चीजें नहीं लेकर जाएगा। दैट इज कॉल्ड ग्रांट एंड रिवोक। नेक्स्ट आता है आपका TCL, ट्रांजेक्शंस कंट्रोल। जैसे इसमें हम कमिट, सेव पॉइंट एंड रोल बैक। कमिट, आपने ट्रांजेक्शन की कमिट कर दिया, उसके बाद अगर ट्रांजेक्शंस नहीं होती तो वो वापस आ जाएगी। रोल बैक ये तो नहीं है कि आधी चलेगी, और उसके बाद अगर चलेगी है तो आप उसको सेव कर लोगे। दैट इज योर क्वेरी लैंग्वेजेस। ये सारी आप पढ़ोगे और ये हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये प्रॉपर्टी समझिए अब। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टीज। व्हाट इज एसिड? अब आप बोलो, साइंस का वर्ड है, एसिड कहां से आ गया भाई? एसिड प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब होता है होगा या नहीं होगा। जैसे हमारे मन में डाउट रहता है, पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, पूरा होगा आधा होगा, आज ये चीज होगी या नहीं होगी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है एटॉमिसाइज करना। एटॉमिसाइज का मतलब होता है आपका जस्ट टू डील नॉट श्योर प्रॉपर्टी, मतलब अनश्योरिटी है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सी का मतलब होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है आपका जैसे ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन होगी, हुई है, होगी ये या नहीं होगी, पक्का होगी या नहीं, दैट इज योर एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंट,
कंसिस्टेंट है कि अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बाय द वे ट्रांजैक्शन रुक जाए तो क्या होगा। कंसिस्टेंट वो ये नहीं है आपने 5000 डाले तो 3000 डल गए, 2000 पीछे नहीं। कंसिस्टेंट मतलब पूरा होना, कंप्लीट होना। कंसिस्टेंट का मतलब है कंप्लीट, कि कंप्लीट रहना है। श्योर है, श्योरिटी है कि कंसिस्टेंट मतलब कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन पूरी होगी, ये नहीं आधा अधूरा काम नहीं छोड़ना है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो अगर आप काम कर रहे हो तो आपको आधा अधूरा काम नहीं छोड़ना है, करना है तो उसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। दैट इज योर कंसिस्टेंसी। नाउ आता है आई से, होता है आइसोलेशन। आई से मतलब क्या है, आइसोलेशन, कि हर डेटा को आइसोलेट करके रखना सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। आइसोलेशन मतलब टू आइसोलेट द डेटा। हाउ यू कैन आइसोलेट द डेटा, जैसे हम ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं या फिर हम अपने डेटा की, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हमारी पर्सनल एजुकेशनल वर्क एक्सपीरियंस या हमारी कैलिबर्स हॉबीज भी ये सारा हमारे अलग है। तो अगर किसी को मेरे बारे में मेरा एड्रेस जानना है तो वो सीधा एड्रेस पे क्लिक करेगा और मेरी पर्सनल डिटेल्स पे। अगर उसको मेरा वर्क एक्सपीरियंस जानना है तो वो मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे जाएगा। दैट इज योर आइसोलेशन। जैसे आपका ट्रांजेक्शन्स करनी है तो अगर आपको आइसोलेशन क्या, आइसोलेट मतलब अगर डिफरेंट मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करनी है तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के लिए आप मल्टीपल बैंक्स, मतलब मल्टीपल बैंक्स में आपने ट्रांजेक्शन करनी है तो आप एक ही ट्रांजेक्शन एक बैंक पे एट अ टाइम कर सकते हो। मल्टीपल बैंक्स है, HDFC है, एक्सिस है, ICICI है, SBI में आपके अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हर अकाउंट में एक ही ट्रांजेक्शन करोगे, मतलब एक बार आपने इधर ट्रांजेक्शन कर दी वो सारी जगह होगी नहीं। हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक का डेटा अलग है, आपको डिफरेंटली उस डेटा को डील करना है। दैट इज योर आइसोलेशन, ठीक है। एसिड क्लियर हो गया। अब डी जो आता है दैट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल है भाई, जो भी आपने डेटा डाला है दैट इज ट्रू, ड्यूरेबल है कि ये डाटा जो आप डाल रहे हो ये प्योर है। आइसोलेशन अगर देखें, आपने डेटा को सेग्रीगेट कर दिया, उसके बाद आपने कंसिस्टेंट प्योर है, प्योर के बाद आपने उसको डेटा को आइसोलेट करके रखा है, तो जो भी डेटा जा रहा है उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है कि वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर हो गया। दिस इज कॉल्ड द एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी में आपका डेटा अगर डाला है तो पूरा डालोगे, उसके बाद वो स्टोर रहेगा और उसके बाद वो प्रॉपर्ली आइसोलेट रहेगा। नेक्स्ट आता है मल्टी यूजर्स एंड कंकरेंट एक्सेस। एक डेटाबेस को डिफरेंट चीजें मैनेज करती हैं। जैसे डेटा को चलाने वाले 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो डेटा को मैनेज करता है। एक होता है एंड यूजर्स जो पीछे काम कर रहे होते हैं डेटा स्टोर्स के। एक होते हैं डेटा डिजाइनर्स जो डेटा को डिजाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि मल्टीपल, एक डेटा को बनाने के लिए, एक इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए आप ये नहीं कि मुझे अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ही इंडिविजुअल, उस डेटा को इकट्ठा करने के लिए आई एम द, अगर मैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, मैं एडमिनिस्ट्रेटर, मैं अपना, आप सारे एडमिन, क्योंकि आप अपना डेटा खुद लिख रहे हो, आप अपनी चीजें खुद चला रहे हो, दैट इज योर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आपको अपनी इंफॉर्मेशन खुद स्टोर करनी है, दैट इज योर डेटाबेस। तो यू एवरीबडी इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बिकॉज आप अपने डेटा को खुद मैनेज करते हो, आप अपनी डेली लाइफ को खुद मैनेज करते हो। यू आर अ क्रिएटर ऑफ द, you are a creator, you are managing your whole activities of the day. तो how to manage that day, that is your database। आपका पूरे दिन का रियल वर्ल्ड एंटिटी है। सुबह उठ के ये काम करना है, जैसे फीमेल्स हैं या कोई भी है, आपको ऑफिस जाना, भाई सुबह ये ऑफिस जाना है, इतने बजे क्लास लगानी है, इतने बजे खाना है, इतने बजे घूमना है, इतने बजे बाइक राइड करनी है, इतने बजे जिम जाना है। दिस इज योर डेटा। हाउ टू मैनेज दैट डेटा, हाउ टू स्टेप आउट दिस डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ना, कि आपको ये आपके दिन की ये जो रूटीन्स है, दिस इज योर डेटा, ये आपका डेटा है जो आपके माइंड में स्टोर है। तो आपको इसको चलाने के लिए क्या है, यू आर अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट। तो ये क्या आ गया आपका मल्टी, तो यू आर अ मल्टी। अब उसमें आपको सपोर्ट चाहिए भाई, डेटा को सपोर्ट करना, डेटा को स्टोर करना, इतना सारा डेटा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, इंडिया का, तो अकेले नहीं स्टोर किया जाता, उसके साथ उसके सपोर्टर्स चाहिए, दैट इज मल्टी यूजर्स एंड कंकरेंट एक्सेस, ताकि इजीली हर किसी को डिस्टिंग्विश एक्सेस मिल सके। मल्टीपल व्यूज है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज सिक्योर।
हमारा डेटा जो है वेरी सिक्योर्ड, इट्स अ सिक्योर डेटा। ठीक है, क्या है आपका डेटा सिक्योर्ड है। अब आप एक बार डेटा डाल दिया तो उसके बाद आप कभी भी जाओगे आपको डेटा मिल जाएगा। अब आते हैं डेटा को डिजाइन करना, डेटा को कैटेगरी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम चलाते हैं तो हमें उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको देखता है DBA, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखना, मैनेज करना, वो कौन है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए ये है आपके एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे बड़ी अथॉरिटी जो पूरे डेटाबेस आ गया उसको स्टोर करना, उसको मैनेज करना, उसको एक्सेस करने का काम सबसे बड़ा कौन करता है, DBA, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डिजाइनर्स, अब डिजाइनर क्या है, किस तरह से डेटा को क्रिएट किया गया है, किस तरह से डेटा को स्टोर करना है, किस तरह से डेटा को पूरी तरह से दिखाना है। आपको जो दिखता है वो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, बाकी तो बैकएंड पे काम हो रहा है। जो बैकएंड पे काम हो रहा है, जो आपको डेटा दिखाया जा रहा है कि ये डेटा है भाई, वर्क ये है, तो वो सारी फॉर्मेट्स को बनाना है, डिजाइन करना इज कॉल्ड डिजाइनर्स। और एंड यूजर्स जो डेटा को स्टोर करते हैं, एंड यूजर्स क्या होते हैं, जो आपके डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज योर आपका डेटा एंड यूजर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां तक किस किस को बोर लगा है, वही सेशन किस किस को बोर लगा और किस किस को इंटरेस्टिंग बता देना। नेक्स्ट आता है देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, डेटा। मेन कंपोनेंट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या है, डेटा। हर एंटायर डेटा जो है वो डेटा और इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। और इसका मतलब जो आपका डेटा है, मतलब जो भी डेटाबेस है वो किस पे डिपेंड करता है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन पे। और आपका जो डेटा है वो किस पे एक्ट करता है, आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। ठीक है, जितना भी डेटा है दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो भी आपका डेटा होगा वो कहाँ से, डेटा को डालने के लिए क्या चाहिए भाई, कीबोर्ड चाहिए, ठीक है, माउस चाहिए, इनपुट डिवाइसेस चाहिए। आपने डेटा को डाला तो आपके हार्डवेयर, और उस डेटा को पूरा मैनेज करने का काम कौन करेगा, सॉफ्टवेयर। तो डेटा इज अ कनेक्शन और इज अ ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर एज वेल एज आपका हार्डवेयर। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब आपका जो डेटा है उनको 3 वेराइटीज में आता है। ये क्वेश्चन आता है, डेटा जो आपका फैक्ट्स है, यूजर डेटा जिस पे काम किया जाता है, यूजर डेटा द डेटा ऑन विच वर्क इज डन। यूजर डेटा, यूजर्स हम है, हमारे डेटा, हमारे पे वर्क किया जा रहा है, दैट इज यूजर्स डेटा। ठीक है, जिस पे काम किया जाए दैट इज यूजर्स डेटा। मेटा डेटा, मेटा डेटा का मतलब है अ डेटा विद इन द डेटा, मतलब डेटा से अंदर डेटा निकालना। मेरा डाटा निकालना है तो मेरे डेटा से और अंदर, जैसे बोलते हैं ना किसी के डेप्थ में जाना, दैट इज कॉल्ड डेटा। तो डेटा का मतलब है डेटा, मैनेजिंग द डेटा। मेरा डेटा अगर आप देख रहे हो तो मेरे सारे डेटा को आपको मैनेज करना पड़ेगा, दैट इज माई रियल लाइफ, व्हाट आई एम, what are my experiences, what life had shown me। मतलब मेरी लाइफ, मेरी प्रैक्टिकलिटी, मेरी रियलिटीज, उससे एक चीज से अब सारा डाटा जो निकालोगे दैट इज कॉल्ड मेटा डाटा। तो जो हमारा डेटा होता है, डेटा बेस मैनेजमेंट टोटली किस पे डिपेंड करता है, मेटा डेटा पे। जितना भी डेटा होता है वो क्या होता है, हमारा मेटा डेटा, क्योंकि डाटा के अंदर से डाटा निकलता है। एक नाम से अब सारा डेटा को निकाल लेते हो, दैट इज योर मेटा डेटा। एप्लीकेशन मेटा डेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेट ऑफ द क्वेरीज। इंफॉर्मेशंस को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन मेटा डेटा। नेक्स्ट, अब आता है आपका डिजाइन, यानी आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका जिसको आप बोल सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट इज द डिजाइन। तो आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक डिजाइन पे बेस्ड है। हाउ द डिजाइन इज क्रिएटेड, दैट इज सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपका जो डेटाबेस है वो एक हियरार्किकल ऑर्डर पे डिपेंड करता है। हियरार्किकल, इसको समझते हैं पहले, हियरार्किकल मैं आपको बाद में करवाती हूँ। पहली चीज, आपका जितना भी डिजाइन है दैट इज सेंट्रलाइज्ड। 3 सिस्टम्स है, एक होता है 1 टियर, सेकेंड टियर एंड 3rd टियर। समझने की कोशिश करना क्योंकि ये पूछा जाता है।
कि हाउ मैनी डिजाइन, मतलब एक जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस डिजाइन पे डिपेंड करता है, यानी उसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या है। तो उसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, वो 3 टायर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, दैट इज योर फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड 3 टायर्स। ठीक है, तो फर्स्ट टीयर क्या होता है? फर्स्ट टीयर जो होता है, ओनली एंटिटीज वेयर यूजर डायरेक्टली सिट ऑन द डेटाबेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको समझने से पहले एक क्लाइंट होता है, मतलब जो हम हैं, हम क्या है, एक क्लाइंट है हमारा। 1 टीयर में हम ही हैं जो डेटा को मैनेज करेंगे, जो स्टोर करेंगे, जो रियल फैक्ट्स को इकट्ठा करेगा, दैट इज योर, आप ही अप्लाई करोगे, आप ही सारी चीजों को करोगे, दैट इज योर 1 टीयर। ठीक है, वो जो है आपको, मतलब आपने अपना डेटा, जो जैसे सपोज करो आपका मोबाइल है, मोबाइल इज 1 टीयर। व्हाई? बिकॉज मोबाइल आपका है, आपके मोबाइल पे अपना आप ही अपने मोबाइल को मैनेज करोगे, आप ही उसकी एप्लीकेशंस को चलाओगे, आप ही उसके अंदर डेटा को डालोगे, दैट इज 1 टीयर। क्लियर? 1 टीयर क्या होता है? जो अपने आप करता है। सिंपल वे से समझा रही हूँ, 1 टीयर आर्किटेक्चर इज दैट आर्किटेक्चर जिसपे कंप्यूटर अपने आप काम कर रहा है, जिसपे आप खुद अपना काम कर रहे हो, अपने पूरे ऑब्जेक्ट्स, अपने रियल फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, अब हम कर रहे हैं आपका डेटाबेस 2 टीयर। अब इसको समझिए, 2 टीयर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, 2 टीयर्स क्या होते हैं? ये एक आपका क्लाइंट है और एक आपका डेटाबेस। इन दो चीजों को समझ, 2 टीयर में आपको 2 ही चीजें समझनी है। 2 टीयर मतलब 2 कंपोनेंट्स, 1 टीयर मतलब एक ही कंपोनेंट। 1 टीयर मतलब 1 कंपोनेंट मींस माई सेल्फ, हम खुद ही, हमें खुद ही करना है भाई सब कुछ। ठीक है, दैट इज 1 टीयर। 2 टीयर्स में क्या है? ये है आपका डेटाबेस सर्वर। ये क्या है? आपका डेटाबेस सर्वर, जिसको आप क्या बोलते हो? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये है आपका क्लाइंट और इसमें है आपका एप्लीकेशन। क्या है? आपका एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या है? आपका एप्लीकेशन, क्लाइंट और एप्लीकेशन। तो क्लाइंट और सॉफ्टवेयर क्या काम? इसका मतलब क्लाइंट और सर्वर में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना, दिस इज कॉल्ड 2 टीयर। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना और फास्टर। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कई लोगों को आदत होती है मीडिएटर्स क्रिएट करने की। ठीक है, मतलब कई बार ऐसी भी चीजें होती है लाइफ में, आई हैड फेस्ड अ लॉट, कि डायरेक्ट मैसेजेस नहीं जाते हैं, इनडायरेक्ट मैसेजेस आते हैं। तो वो जो मीडिएटर, सपोज करो मैं क्लाइंट हूँ और आप सर्वर हो, ठीक है, मुझे आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मुझे आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, किसी और से इंफॉर्मेशन, कोई और मुझे आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जो, या मैं किसी को इन्फॉर्म बता रही हूँ, तो जो बीच का बंदा है ना, मीडिएटर, थर्ड पर्सनालिटी, वो थर्ड पर्सनालिटी, जब आपको हम कोई बात बोलना चाहते हैं, अगर आप किसी को कोई बात बोलना चाहते हो, लेकिन वो जो मैसेज देने वाला होता है, वो मैसेज किसी, आपने जो बात बोली उस मैसेज को कोई और लेकर जा रहा है, तो वो किसी और वे से बोलेगा। बोलने का तरीका, बोलने का वे जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। जब डिफरेंट होता है तो क्या फैक्ट होगा? वो डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि वो जो फैक्ट है वो अलग जाएगा। इसका मतलब आपकी कई चीजें जो हैं डायरेक्टली नहीं जा रही, इनडायरेक्टली जा रही है, तो कहीं ना कहीं हार्म भी होता है, हार्म, मैक्सिमम हार्म होता है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आप मेरे जैसे, सपोज करो इफ आई हैव टू इंटरैक्ट विद यू, तो आई विल डायरेक्टली इंटरैक्ट विद यू। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे उसी इंसान से इंफॉर्मेशन चाहिए, और कोई नहीं दे सकता। दूसरा बंदा जो देगा वो हमेशा इंफॉर्मेशन दोनों साइड से चलती है। तो सेम थिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये क्लाइंट है और एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लाइंट जो है वो एप्लीकेशन करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्लाइंट जो है वो क्या करता है? डेटा को मैनेज करता है। क्लाइंट को क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी और एक सिस्टम यूज होता है ODBC। ठीक है, ठीक है, ODBC। तो ये जो ODBC है, ये क्लाइंट और डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरैक्शन का काम करेगा। तो आप चाहे एप्लीकेशंस कोई भी है,
एप्लीकेशन जितनी भी है, सपोज करो मुझे कोई एप्लीकेशन खोलनी है, ठीक है, एप्लीकेशन मान लो व्हाट्सएप भी खोलना है, इंस्टा भी खोलना है, मिंत्रा भी खोलना है, ये सारे मेरे लिए एप्लीकेशंस है। आई एम द क्लाइंट एंड डेटाबेस मतलब मुझे इनसे डेटा चाहिए, मुझे इनसे डेटा चाहिए। तो ये क्या होगा कि क्लाइंट ने जैसे ही एप्लीकेशन पे अप्लाई किया, एप्लीकेशन डायरेक्टली जो है डेटाबेस, उस जितनी भी एप्स हैं वो सीधा कहाँ जाएगी, इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इस मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सीधा डायरेक्टली किस पे क्लिक करेगा, एप्लीकेशन, और मुझे सारा डेटा मिल जाएगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 2 टायर सिस्टम होता है। 2 टीयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट और फास्टर, फटाफट इंफॉर्मेशन देगा। आप MS एक्सेस खोलो, सॉरी मिंत्रा खोलो, फेसबुक, तो फेसबुक आपका क्या है, फेसबुक अगर आपका क्लाइंट है, आप क्लाइंट हो, आपने FB खोला, ठीक है, FB इज द ऐप। अब FB से जैसे ही आपने खोला वो सीधा सर्वर क्या करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने के बाद सर्वर एक्सेस देता है, और फिर एक्सेस से क्या होती है आपकी इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही आपने FB खोला, FB क्या जाएगा, सर्वर पे जाएगा, ठीक है, डेटाबेस पे गया, उसने आपका क्या किया, ईमेल ID और पासवर्ड लिया। पासवर्ड लेने के बाद वो सर्वर है ना, उसके पास डेटा है, आपका डेटा चेक किया है, आपने एप्लीकेशन खोलनी है तो सीधा वो सर्वर के पास गया, सर्वर ने क्या किया, आपका FB का पासवर्ड और ईमेल लिया। जैसे ही उसको सर्वर को आपका पासवर्ड और आपका ईमेल ID सेम मिला, उसने फटाफट उसको जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन और आपका FB पेज खुल गया। तो इसका मतलब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस सर्वर क्या कर रहा है, वैसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपने अपनी आईडीज, अपनी इंफॉर्मेशन भरी है। ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, पासवर्ड और ईमेल के फॉर्म में। जैसे ही आपने दिया फटाफट कम्युनिकेशन एंड फास्टर, और आपका डेटा खुल गया। यहां तक क्लियर, ये चीज क्लियर है। दिस इज कॉल्ड 2 टीयर। तो इसका मतलब क्या है, थ्रू विच एक्सेस बाय मीन्स ऑफ एप्लीकेशन। इसमें क्या है, एप्लीकेशन जिसमें हम डिजाइन करते हैं और ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए 3 टीयर सिस्टम। 3 टीयर्स क्या होते हैं, 3 टीयर इज द कंप्लीट सिस्टम। देखिए इसको हम इस तरह से भी समझेंगे और वैसे भी समझेंगे। 3 टीयर्स क्या होते हैं, 3 टीयर्स में मैंने आपको सिंपल वे से समझिए, एक है क्लाइंट, ठीक है, एक है आपका डेटाबेस, ये तो आपको पता है, दिस इज योर क्लाइंट। 2 वे में आपने क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर तो है ही है, लेकिन इसके बीच एक और महाराज जी आ रहे हैं आपके, और एक और दोस्त आगे हैं, दैट इज कॉल्ड मीडिएटर, जिसको मैं बोलती हूँ मीडिएटर, वेब सर्वर। क्या आ गया आपका, वेब सर्वर। अब क्या है, क्लाइंट तो है ही है, अब एप्लीकेशन कहाँ पे है, वेब सर्वर पे, क्लाइंट में नहीं है। एप्लीकेशन सर्वर कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे वेब सर्वर पे। डेटाबेस सॉफ्टवेयर तो है। अब क्या होगा, क्लाइंट ने भी एक एप्लीकेशन खोलनी है। एप्लीकेशन क्या खोलेगा, मान लो इंस्टा खोला, तो इंस्टा क्या करेगा, पहले वेब सर्वर पे एक्सेस देगा, वेब सर्वर से एक्सेस लेगा, फिर उसके बाद जैसे ही वेब सर्वर में उसने एक्सेस क्या लिया, आपका पासवर्ड एंड ईमेल लिया। जैसे ही पासवर्ड एंड ईमेल उसको मिला, उसने आपका सारा डेटा खोला और डायरेक्ट कनेक्टेड विद द क्लाइंट। तो 3 टीयर और 2 टीयर में क्या है, 2 टीयर इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन, 3 टीयर इज द कम्युनिकेशन बिटवीन 2, मीडिएटर इज द कंबाइनेशन, यानी इसमें जो होता है वेब सर्वर होता है, इसमें क्या होता है आपका वेब सर्वर। तो ये जो होता है, देखिए आपका क्या है, फिजिकल डेटा स्टोर। देखिए इसको क्या होता है, डिवाइड्स द सिस्टम इनटू 3, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल एंड फिजिकल लेवल, और डेटा स्टोर होता है। देखिए सबसे पहली चीज क्या होगा, जहां पे डेटा स्टोर है वहां से आपने डेटा लिया, डेटा के बाद कंसेप्ट, एंड देन उसके बाद वो एक्सटर्नल लेवल पे जाएगा। दिस इज योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज डेटाबेस जो है 3 टीयर है। अब आता है एक और चीज, समझिए, चलिए मैं ऐसे ही करवा देती हूँ। अब आता है डेटा हियरार्की, इसको समझ लीजिए, डेटा हियरार्की। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेटा हियरार्की, ये क्वेश्चन बहुत आता है। डेटा हियरार्की कि जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेटा को कैसे मैनेज करता है। फर्स्ट, डेटा, ठीक है, डेटा किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, बिट्स की फॉर्म में, ठीक है, बिट्स से बनते हैं। बिट्स क्या होती है, बाइनरी डिजिट्स। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ आपको कंफ्यूज ना हो। देखिए सबसे पहले आता है बिट्स। बिट्स क्या होती है, बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी
डिजिट्स जो कि होती है 0 and 1, ठीक है। उसके बाद होता है बाइट्स। बाइट्स को हम बोलते हैं कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स भाई, जैसे हमने किया था 255 कैरेक्टर्स है, ये आ गया आपके बाइट्स। बाइट्स के बाद क्या आता है आपके कॉलम्स, ठीक है, या फील्ड्स, ठीक है। फील्ड्स के बाद आ गई आपके रिकॉर्ड्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, रोज, ठीक है। फील्ड्स के बाद क्या आ गया आपके रोज यानी आपके रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स के बाद आपका आ गया डेटाबेस, ठीक है। रिकॉर्ड्स क्या बनाएंगी आपकी यहाँ, सॉरी, रिकॉर्ड्स के बाद आएगी आपकी फाइल, फाइल के बाद आएगा आपका डेटाबेस। तो देखिए कई बार आपसे पूछ सकते हैं बिट्स, कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है बिट्स, कैरेक्टर्स, फील्ड्स। कॉलम्स को फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। रोज को हम टप्पल्स भी बोलते हैं। कई बार आपको ऐसे दिया जाए बिट्स, कैरेक्टर्स, आपका एट्रीब्यूट्स, देन आपको टप्पल्स, और फिर उसके बाद आपको फाइल्स और डेटाबेस। तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स एंड डेटाबेस। तो बिट्स एंड बाइट्स, फाइल से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फील्ड से रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का कलेक्शन फाइल, फाइल का कलेक्शन इज डेटाबेस। तो दिस इज योर द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए फिजिकल लेवल क्या होता है, फिजिकल लेवल होता है जिसमें आप लोकेशन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन द डेटा स्टोरेज कैप, डेटा स्टोर, जो डेटा स्टोर है जहां पे डेटा स्टोर्ड है उसमें आपने डेटा कहाँ पे, लोकेशन फाइंड करना। फिजिकल में आप क्या कर रहे हो, लोकेशन ऑफ द डेटा बेस ऑब्जेक्ट्स को फाइंड कर रहे हो, जिसमें आप वेरियस, और हमें आपने कहा, जैसे आप बोलते हैं ना फिजिकल डेटा लोकेशन, हमें नहीं पता, हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमने डेटा, जैसे हम कई बार पासवर्ड्स भूल जाते हैं, हमें नहीं पता हमने पासवर्ड क्या रखा है। तो फिजिकल लेवल आपको लोकेशन बताता है, आपको वो पासवर्ड के हिंट्स देता है कि ये है, ये हो सकता है। तो वो आपका फिजिकल लेवल है। फिजिकल लेवल पे आपका डेटा की लोकेशन, और ये जो होता है कई यूजर्स जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि कहाँ पे लोकेशंस है आपकी। इन सिंपल टर्म्स, how the data is being stored in secondary storage devices, tapes and given inside. फिजिकल लेवल पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है, डेटा कहाँ पे लोकेट होता है। कई लोग नहीं जानते, तो इसका मतलब डेटा को स्टोर कहाँ पे, हाउ टू स्टोर द डेटा, डेटा को कैसे स्टोर करना है, बाय यूजिंग सेकेंडरी डिवाइसेस, जैसे आपके हार्ड डिस्क हैं या आपका टेप्स हैं या जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब लोकेशन, डेटा को स्टोर करने की जो है आपकी लोकेशन, दैट इज योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट कंसेप्चुअल लेवल, ये लेवल, इसमें क्या है, दैट इज डेटाबेस टेबल्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट डेटाबेस में कंटेन स्टूडेंट कोर्स टेबल्स, मतलब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स हैं, हमने JOA का पेपर देना, तो हमारा कोर्स क्या है, JOA। तो उसमें जो है आपका जो कोर्स आपको दिख रहा है, दैट इज आपका जो कोर्स है, डेटा में कंटेन स्टूडेंट्स एंड देयर कोर्स टेबल्स, मतलब स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट ने ये JOA का पेपर, अब SSC के पास आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आपने ये फॉर्म्स भरे तो ऊपर कोड्स दिए होते हैं कि मैंने इसका कोड भरा है। एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने सारे कोड्स भरे हैं, तो वो सेग्रीगेट करेगा, सेग्रीगेट करने के बाद जो यूजर्स विच विल बी, हमें क्या दिख रहा है, स्टूडेंट और आपका रोल नंबर और आपकी ये चीजें तो आपको अवेलेबल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ पे स्टोर, मतलब हमारी हम जो भी फॉर्म्स भर रहे हैं SSC में जा रहे हैं, हम जो भी फॉर्म्स भर रहे हैं वो SSC में जा रहे हैं, दैट इज कंसेप्चुअल। पर हमें ये नहीं पता SSC कई बार हमारे रोल नंबर्स के साथ क्या कर रहा है, दैट इज वेरी स्टोरेज, कि वो कैसे स्टोर करता है हमें नहीं पता, दैट इज कंसेप्चुअल, कि हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं लेकिन वहां पे डेटा कैसे स्टोर हो रहा है हमें नहीं पता, किस तरह से रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिकल स्कीम है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा दे आर स्टोरिंग, व्हाई वी कैन नॉट गेट प्रॉपर, होता है कई बार बच्चों के साथ रोल नंबर नहीं आया, क्यों हमारा रोल नंबर क्यों डिस्कार्ड किया गया है, तो वो ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल बताते हैं जो आपका डेटा व्यू करते हो, जो आपको दिखाई देता है। अब आपका रिजल्ट आया,
रिजल्ट आ गया, आपने आंसर की चेक कर ली, सब कुछ कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया, दैट इज योर व्यू। लेकिन उन्होंने किस पॉइंट से इस क्वेश्चंस को प्रॉपर किया है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे मेरे मार्क्स नहीं आए, दैट इज योर आपका एक्सटर्नल। और इसमें क्या होता है, फैकल्टी इज इंटरेस्टेड, जैसे फैकल्टी है, आप कोई यूनिवर्सिटी पे जा रहे हो, आपने स्टूडेंट कोर्स ले लिया, दैट इज योर कंसेप्चुअल, कि कहाँ पे आपका स्टूडेंट कोर्स है, कौन सी डिटेल्स है, ये आपका कंसेप्ट। अब फैकल्टी जो भी हमारे डीन्स होंगे, जो भी फैकल्टी होगी, उसको इंटरेस्टेड होगा कौन सा बच्चा क्या ले रहा है भाई, कौन सा कोर्स है। जैसे फिजिक्स की क्लास में जा रहे हो तो फिजिक्स, और जो मेडिकल का स्टूडेंट है वो फिजिक्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़ता है और बायो भी पढ़ता है। तो फैकल्टी फिजिक्स की भी अलग है, केमिस्ट्री की भी अलग है और बायो की भी अलग है। तो हर फैकल्टी मेंबर भी इसका कोर्स है, तो हर फैकल्टी मेंबर इंटरेस्टेड होगा मेरा कौन सा स्टूडेंट है, दैट इज योर स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग ऑल द डिटेल्स। सेम थिंग विद द व्यूज, सिंपल सी चीज है, एक्सटर्नल में आपको जो दिखाई देता है दैट इज योर एक्सटर्नल व्यू। कंसेप्चुअल, हमें नहीं, डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है कोई पता नहीं है, सिर्फ आपको उसके बारे में पता है, ठीक है, कि आपने डेटा भेजा है, हाउ दे आर मैनेजिंग वी डोंट नो, और कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है दैट इज द फिजिकल कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल लेवल्स। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम करेंगे यही सेक्शन, कल हम करेंगे मॉडल्स, कल नहीं भाई, कल तो है सबसे बड़ा दिन, वैसे ही चंबा और वैसे ही हिमाचल देवों की भूमि है, और एक छुट्टी तो मेरी बनती है। वैसे मैं कोशिश करूंगी कल आपको HTML का जो सेशन है, क्योंकि देखिए कल शिवरात्रि है, कईयों ने व्रत रखे होंगे, कईयों ने शिव जी को खुश करना है, कई लोगों ने मंदिर में भी जाना है। तो सेम थिंग, एक छुट्टी मैं भी शिव जी को खुश कर लेती हूँ, ठीक है, तो मैं भी शिव से प्रार्थना कर लेती हूँ, और मैं भी जो है इस टाइम पे, कल की क्लास नहीं होगी, कल कोई भी क्लास नहीं होगी आपकी, बट मैं आपको शाम को जैसे 2 से 3, 3 से 4 कोई क्लास नहीं होगी, कल एक छुट्टी बनती है, ना ही कल आपका ब्रेन ट्रिगर है, ना ही कोई सेशन है। एक है आपको स्पेशल सेशन दिया जाएगा HTML का, जो शाम को लगेगा 6 बजे या 6 बजे या 7 बजे, ठीक है, ताकि उस टाइम पे आप सारे मंदिरों में घूम आए, दर्शन कराएं, शिव जी को खुश कराएं, और भगवान करे ये शिवरात्रि सबके लिए खुशियां लेकर आए, मेरे लिए भी लेकर आए, और आपकी हर दुआ पूरी करे। और मैं यही बोलूंगी कि लॉर्ड शिवा से कि शिव भगवान जिसके भी प्रिय हैं, और शिव भगवान जो भी हैं वो ही सब कुछ करता धरता है, तो हम दुआ करते हैं कि सबकी जिंदगी खुशहाल रहे, सब ठीक ठाक रहें, सबके घरों में खुशियाँ हों, और ये शिवरात्रि अच्छी जाए, मेरी भी फिंगर्स क्रॉस्ड है। तो आप भी अपने आप से, और हम कल दुआ करते हैं जिन्होंने व्रत रखने हैं तो वो भी व्रत रखें, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें एक अच्छाई के मार्ग पे चलाए, पहली चीज हमारा जो सपना है वो पूरा करें। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि इस बार शिव जी आपकी जो है हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, और हमारे पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो विद दिस आई फिनिश द क्लास, एंड हैप्पी शिवरात्रि, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कल की क्लास जो है आपका कोई भी सेशन लेटेस्ट नहीं है, कल कोई भी सेशन नहीं होगा। HTML की क्लास में एक अपडेटेड जो पुरानी क्लास है वो लगा दूंगी, और वो 6 बजे है, आप उनको जो नए हैं वो देख सकते हैं। पर कल की क्लास के लिए मुझे भी माफ करना कि कल एक दिन के लिए छुट्टी तो बनती है, और बोलोगे उसके बाद दुआ कीजिए कि मैं थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, और थोड़ा सा मतलब मैं आपके साथ फिर लाइव सेशंस मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे। बस दुआ करें कि भगवान सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सब कुछ ठीक हो। That's it. Happy Shivratri. Enjoy the Shivratri. May God bless you, and stay fit, stay cozy, and stay healthy. Bye bye.